हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस चैनल पर एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है, तो डोंट मिस द क्लास। आज हम बात करेंगे, क्या दुनिया एक बार फिर से तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। क्योंकि आज की परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय थी। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा? मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं सुधीर मेगा माइंड IAS। आज हम बात करेंगे कि क्या वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पहले। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय दुनिया दो भागों में बट गई थी, आज भी दुनिया दो भागों में बटी हुई दिख रही है, इजराइल और हमास के संघर्ष में। यहाँ पे मैंने फिलिस्तीन की जगह हमास शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह युद्ध फिलिस्तीन की तरफ से हमास लड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं वो हमास को एक आतंकवादी संगठन समझते हैं, जबकि हमास अपने आप को एक मुक्ति मोर्चा पार्टी के रूप में संबोधित करता है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है, जिसमें 400 से 500 तो बच्चे ही हैं। तो यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इंसान भी एक अजीब प्राणी है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी विचारधाराओं की बात करता है, समाजवाद, पूंजीवाद, यथार्थवाद, लेनिनवाद, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद, बड़ी बड़ी बातें करता है, मूल्यों की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, लेकिन अपने जानवरा रूप समय पड़ने पर दिखा ही देता है। चाहे इंसान कहीं भी पढ़े, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, एब्रॉड में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में पढ़े या कॉन्वेंट में पढ़े या फिर वो हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ ले, लेकिन रहेगा वो जानवर के जानवर ही है। चाहे वो PM बन जाए, CM बन जाए, IAS बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अपना वो जो भयंकर रूप है समय पड़ने पर दिखा ही देता है। तो इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो आधा जानवर तो रहेगा ही रहेगा। और जिसको हम इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल हमास के संघर्ष में देख सकते हैं, जहां नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जितने भी मूल्य सबको दरकिनार करते हुए स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि अस्पताल, हॉस्पिटल पर भी आक्रमण किए जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। क्योंकि हम पढ़ा ही होगा कि युद्ध के भी अपने नियम होते हैं। महाभारत के काल के समय सूर्यास्त के बाद कोई हथियार नहीं उठाता था, लेकिन आज नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है, सारे सिद्धांतों को भुला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन द्वारा। चलो मान लिया हमास द्वारा किया जा रहा है, तो हमास तो एक आतंकवादी संगठन का टैग लगा ही है, लेकिन इजराइल तो एक लोकतांत्रिक देश है। उसको इस अमानवीय कदम को उठाने की क्या जरूरत है? इससे क्या संदेश जाएगा? और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो हमास को खत्म करके रहेंगे और मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल देंगे। तो यहाँ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक्सपर्ट है, उनके स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो जियोपॉलिटिक्स ही है। और इस इजराइल के इस कॉन्फिडेंस के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है, विशेषकर अमेरिका और उसके छोटे भाई ब्रिटेन और पश्चिम के विकसित देश इसके पीछे हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि पश्चिम के देश अमेरिका के नेतृत्व में ये कदम क्यों उठा रहे हैं? तो इसका उत्तर स्पष्ट है, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंसी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मध्य पूर्व पे जो राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, हार्टलैंड थ्योरी के अनुसार।
और यही कारण है कि आप शुरू से ही देखेंगे मध्य पूर्व में हमेशा अशांति की स्थिति बनी रहती है, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि मध्य पूर्व के देश में प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि मध्य पूर्व के देशों के पास तेल की प्रचुरता है और पश्चिम के देशों को ये लगता है कि कहीं ये तेल को एक वेपन के रूप में यूज न करे, तो इन पे दबाव बना के रखता है, अपने प्रभाव क्षेत्र में वो रखना चाहता है। और उनके बीच इजराइल के रूप में एक मजबूत सहयोगी उसको प्राप्त हो गया है, जिसको हर कीमत पर मजबूत रखना चाहता है ताकि इन देशों पे आसानी से दबाव बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि अमेरिका का निशाना बहुध्रुवी विश्व पे भी है, क्योंकि अब ऐसा लोग मानने लगे हैं कि एक ध्रुवी विश्व नहीं रहा, अब बहुध्रुवी विश्व हो गया, जिसमें कई प्रमुख शक्तिशाली देश उभर रहे हैं, जैसे चाइना, रसिया, भारत वगैरह। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक मैसेज देना चाहता है अमेरिका कि अभी भी एक ध्रुवी विश्व ही है। तो इनडायरेक्ट रूप में ये एशिया के जो महाशक्ति है उनको भी चेतावनी दे रहा है। और आप देखेंगे इन्हीं क्षेत्रों में हमेशा टेंशन वो फैलाता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले रूस और यूक्रेन का टेंशन देखा हमने, उससे पहले ईरान और अमेरिका का टेंशन देखा, उससे पहले इराक वाला हमने टेंशन देखा, अरब युद्ध देखे। तो ये क्षेत्र हमेशा राजनीतिक रूप से अस्थिर बना रहता है या अमेरिका द्वारा बनाया जाता है ताकि वो अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर सके, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। क्योंकि अगर ये सभी जानते हैं कि आपके पास कितनी भी शक्ति हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लोग आपको मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए शक्ति का प्रदर्शन जरूरी होता है। और आज की दुनिया बैलेंस ऑफ पावर का गेम है। हर कोई चाहता है जो पावर है वो हमारे पास रहे, शक्ति संतुलन हमारे पास में रहे। और अमेरिका द्वितीय विश्व के बाद ही इस शक्ति संतुलन को अपने पास रखने के लिए जैसे पागल ही हो गया है। खैर, इस शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखना चाहता है, जिसके लिए जरूरी है कि जो नवनिर्मित शक्तिशाली देश हैं उन पे दबाव बनाया जाए। अब रही बात कि वो इस क्षेत्र को क्यों चुनता है, तो हमें पता है कि ये काफ़ी समृद्ध देश हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में काफ़ी इनकी समृद्धि है। तो अब हमें ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ ही विकास के इंजन हैं। हालांकि अब थोड़ी इसकी महत्ता कम हो गई है, क्योंकि अब अन्य विकल्प भी, अन्य स्रोत भी खोजे जा चुके हैं। तो ऐसे में अब सवाल है, फिर इनकी इंपॉर्टेंसी उतनी नहीं रही है, फिर भी क्यों अमेरिका ऐसा चाहता है? तो इसका प्रमुख कारण है शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखना। और सेम यही स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार की जरूरत थी और बाजार पाने के क्रम में, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के क्रम में वहाँ राष्ट्रवाद का उद्भव होता है और 1870 के बाद उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। और उग्र राष्ट्रवाद के कारण हर देश अपने सेना को मजबूत करने लगता है, बढ़ाने लगता है, गुप्त संधियां करने लगता है। आज भी सेम वही कंडीशन देखी जा रही है। 2010 के बाद पूरी दुनिया में उग्र राष्ट्रवाद देखा जा रहा है और आप देख ही रहे हैं, हर देश में राष्ट्रवादी सरकार ही स्थापित हो रही हैं जो युद्ध को एक आवश्यक तत्व मान रही हैं और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रह रही हैं। तो वही परिस्थितियां आज भी निर्मित हो रही हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब सैन्यीकरण हो रहा था, उग्र राष्ट्रवाद का लहर चल रहा था और साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था, उस समय एक तबका ऐसा था जो अपनी भूमि से वंचित हो रहा था, अपने संसाधनों से वंचित हो रहा था, तो राज्य के खिलाफ बंदूक उठाता है, जिसे हम आतंकवादी कहते हैं। तो उस समय भी आतंकवादी संगठन थे और उसी आतंकवादी संगठन का एक कार्यकर्ता ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सर्बिया में हत्या कर देता है, जिसे सरजेवा हत्याकांड करते हैं। उसी के बाद से तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और आज भी कुछ वैसे ही परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन उस समय तो
2 करोड़ लोग ही मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध के समय में लगभग। लेकिन आज के डेट में अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो संभवतः 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब या पूरी मानव सभ्यता समाप्ति के कगार पर पहुंच जाए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन आज परमाणु बम का आविष्कार हो चुका है और ना जाने कितने देशों के पास परमाणु बम है अनाधिकारिक रूप से, और कितने आतंकी संगठनों के पास है, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में आज दुनिया परमाणु बम के नोक पर बैठी है और कहीं गलती से भी एक ने परमाणु बम छोड़ दिया तो दूसरा ग्रुप भी छोड़ेगा और मानव सभ्यता समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि हम सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता भी जानते हैं कि फिलिस्तीन का क्षेत्र जो है वहाँ पे जबरदस्ती जबरन इजरायलियों को बसाया गया। अगर आप किसी के घर में जबरन जाकर कब्जा करेंगे तो विरोध तो करेगा ही करेगा, चाहे आप पोलाइटली शुरू में जाएं, चाहे जबरदस्ती घुसे, वो विरोध तो करेगा ही करेगा। और वही नहीं, उसका आने वाला जनरेशन विरोध करेगा। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं को यह समझ क्यों नहीं आ रही है? तो इसका कारण है कि वो नहीं चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलझे। और अगर यहूदी परंपराओं की बात माने तो पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर मूसा को आदेश ईश्वर ने दिया था, तो ईश्वर पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ईश्वर ने ऐसे आदेश क्यों दिए कि तुम दूसरे घर में जाओ और कब्जा कर लो? फिर तो ईश्वर कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं ईश्वर ना ही पैगंबर इब्राहिम को दर्शन दिए होंगे, ना ही मूसा से कहे होंगे। हम ये भी जानते हैं ये तो बहाना है एक, लोग अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को बहुत पीछे ले जाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां करते हैं और ईश्वर के नाम का सहारा लेते हैं। अच्छा हो तो भी ईश्वर, बुरा हो तो भी ईश्वर, मतलब मानव जिम्मेदार नहीं है इसका। खैर, तो ये युद्ध अनवरत चलता रहेगा और कहीं ना कहीं ये संभावना नजर आ रही है कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। अब ऐसे में भारत का रुख बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या होता? गांधी जी अगर जिंदा होते तो क्या होता? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि गांधी जी उस दौर में आगे निकल के आए दुनिया के सामने, जब दुनिया बम, बंदूक, तोप, गोले की बात कर रही थी, ये बारूद के ढेर पर बैठी थी। जब दुनिया बम, तोप, गोले, बारूद से परेशान हो गई थी, उसी दौरान एक व्यक्ति दुनिया के सामने आता है और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है और पूरी दुनिया उसकी फॉलोअर हो जाती है और दुनिया में लगभग काफ़ी लंबे समय तक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो शांति बनी रहती है। आज वो शांति फिर से भंग हो गई है और आज फिर से गांधी की ज़रूरत महसूस हो रही है। हालांकि आज जरूरी है इस युद्ध को यही रोक दिया जाए, गांधीवादी तरीकों को अपनाकर, यानी बातचीत के तरीके को अपनाकर। कल यानी 21 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कतर, यूएई, कनाडा, ग्रीस, इटली और यूरोपीय काउंसिल के सदस्यों ने बैठक की और युद्ध को रुकवाने के लिए संकल्प पास किया। देखते हैं आगे क्या होता है।